आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार का मूड माहौल बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर बाजार कारोबार कर रहे हैं। जहां से खुले वहां से रिकवर ही हुए, मोमेंटम तेजी की तरफ ही रहा और अब डेज हाई पर निफ्टी 19,800 के ऊपर इंटैक्ट है। बैंक निफ्टी भी दिन के लोअर लेवल से 200 अंक रिकवर हुआ है और अभी भी 100 अंकों से ज्यादा की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। और सिमिलरली अगर आप मिड कैप्स को देखेंगे तो मिड कैप इंडेक्स भी डेज हाई पर ही ट्रेड कर रहा है। क्लोजर टू 0.5% के गेन्स मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अब एक आउट परफॉर्मेंस मिड कैप इंडेक्स दिखाते हुए 0.64% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी 0.1% ऊपर है। तो मिड कैप स्मॉल कैप्स में तेजी का मोमेंटम बरकरार है। आज के कारोबार में भी यहाँ पर एक अच्छी तेजी है। एनएसए स्टैट्स देखेंगे तो 1730 स्टॉक्स है जो कि बढ़कर कारोबार कर रहे हैं, 1217 स्टॉक्स है जो दबाव के साथ कर रहे हैं कारोबार। तो ब्रेथ मार्केट की स्लाइटली पॉजिटिव साइड पर ज्यादा झुकी हुई है। अब फटाफट से देखते हैं इंटरनेशनल मार्केट से मिल रहे संकेतों को और उसके बाद बात करेंगे बाजार की बड़ी बातों की। एशियन मार्केट्स लेकर आते हैं आपके सामने। सबसे पहले एशियन मार्केट सभी लाल निशान में हैं और निक्केई, कॉस्पी, हैंगसेंग, शंघाई 0.1% तक नीचे ट्रेड कर रहे हैं। ताइवान का इकलौता बाजार है जो कि हरे निशान में कर रहा है ट्रेड। इसके अलावा अगर आप अमेरिका के फ्यूचर्स देखेंगे तो डाउ फ्यूचर्स लेकर आते हैं आपके सामने और डाउ फ्यूचर्स सुस्त हैं, 14 अंक नीचे है। नैस्डैक का फ्यूचर 22 अंक नीचे है। तो कोई खास वाइब्रेंसी इंटरनेशनल फ्रंट पे बनी हुई नहीं है। बहुत तेजी मंदी के ट्रिगर्स फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे हैं। सुस्ती, कंसोलिडेशन जैसे संकेत ही फिलहाल मिल रहे हैं तमाम इंटरनेशनल मार्केट से। तो अब तक हुआ क्या है मार्केट में, बाजार की बड़ी बातें आपके लिए लेकर आते हैं। तो वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में हमने लोअर लेवल से सुधार आते हुए देखा है। निफ्टी 19,800 के ऊपर कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी में हल्की बढ़त है, 100 अंक ऊपर है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स में एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है और मिड कैप इंडेक्स अब 0.1% ऊपर आकर कारोबार कर रहा है। बाकी पॉकेट्स अगर आप देखेंगे तो तेजी है आईटी में। निफ्टी आईटी इंडेक्स 2.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर एक आउट परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा बढ़ने वाला इंडेक्स है आज के कारोबार में। और कुछ और पॉकेट्स देखेंगे तो आज हेल्थ केयर में भी बाइंग हमने देखी है। हेल्थ केयर के अलावा ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में काफी एक्शन बना हुआ है। नवंबर की शुरुआत से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में एक अच्छा ट्रैक्शन रहा है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स परफॉर्म कर रहे हैं। जो पॉकेट्स लेगार्ड्स हैं आज के कारोबार में उसमें बैंक स्टॉक्स है, बैंक स्टॉक्स लेगार्ड हैं, पावर स्टॉक्स, मेटल स्टॉक्स से थोड़ी सी सुस्ती के साथ ही आज ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये तो रहा मार्केट का एक्शन अब तक का, लेकिन अब फोकस करते हैं स्ट्रैटेजीज पर। जतिन गेडिया हमारे साथ मौजूद हैं शेयर खान से। जतिन नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए पहले तो इंडेक्स पर आपकी राय, क्लोजिंग तक के लिए क्या व्यू रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी? गुड आफ्टरनून दीपाली जी। तो मेरे को लगता है कि जो आज के ट्रेडिंग सेशन में एकदम फ्लैट ओपन करके जो बाद में जो पॉजिटिव मूव आया है वो बहुत ही एनकरेजिंग है। हमें लगता है कि ब्रॉडर मार्केट में भी एक अच्छा खासा पार्टिसिपेशन है। मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं 19,930 तक ये पॉजिटिव मोमेंटम जारी रह सकता है। इसके लिए बाय करके ही चलने की सलाह रहेगी। आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें लगता है कि ये अगले 1 से 1.5 घंटे में ये जो तेजी है वो और स्पीड पकड़ती हुई मुझे नजर आ रही है। तो मैं लॉन्ग साइड के साथ ट्रेड देना चाहूंगा और निफ्टी में 19,750 ये एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में लॉन्ग करके चलना चाहूंगा। टारगेट 19,930 के रहेंगे। बैंक निफ्टी आज कंपेरेटिवली थोड़ा सुस्त है। कल का जो हाई है वो उसने क्रॉस नहीं कर पाया, लेकिन मेरे को लगता है कहीं ना कहीं जो निफ्टी आईटी इंडेक्स है वो आज लीडरशिप ले रहा है। मेरे को लगता है कि थोड़ा साइडवेज रह सकता है बैंक निफ्टी, लेकिन ओवरऑल इसमें भी ट्रेंड पॉजिटिव है। मेरे को लगता है कि 44,700 तक का इसमें अपसाइड पोटेंशियल है। तो अगर जो करंट लेवल्स पे बाय करते हैं तो 44,160 का एक स्टॉप लॉस लगा के 44,700 तक के लक्ष्य के लिए हमें लॉन्ग करके चलना होगा। तो दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी में लॉन्ग की सलाह रहेगी। ओके, चलिए तो इंडेक्स पर आए रही, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज, 2 ट्रेड्स आपकी तरफ से जतिन। जो 2 ट्रेड्स हम लेके आए हैं, पहला तो है अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल में एक 5th वेव का एक्सटेंशन हमें लग रहा है, तो हमें लगता है कि यहाँ से एक लॉन्ग करके चला जा सकता है। इसमें टारगेट मेरे 5600 के रहेंगे और स्टॉप लॉस में 5200 का लगाना चाहूंगा। और जो दूसरा ट्रेड है वो आईटी पैक में से। आईटी पैक में हमने देखा है कि आज अच्छा खासा एक पॉजिटिव मोमेंटम है। जो डिक्सन टेक्नोलॉजीज जो अभी तक चला नहीं है, तो हमें लगता है कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज बाय करके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस में 5300 का सजेस्ट करूंगा और टारगेट में 5700 के रखूंगा। ओके,
चलिए, तो ये रहे आपके लिए ट्रेड्स जो रेकमेंड किए गए हैं खरीदारी की तरफ। डिक्सन टेक्नोलॉजी 3.5% से ज्यादा का उछाल देखने को मिल रहा है स्टॉक में। अपोलो हॉस्पिटल एक ट्रेड है 1.5% ऊपर, यहाँ भी 5,600 के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह आपको दी जा रही है। चलिए अब बात करते हैं मिड कैप्स की। इंडेक्स तो आपने देखा है, एक आउट परफॉर्मेंस दिखाते हुए मिड कैप स्मॉल कैप दोनों ही इंडेक्स, लेकिन पॉकेट्स लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर जहां पर तेजी है। शुरुआत करेंगे इंश्योरेंस स्पेस के साथ, जहां पर एक अच्छा मोमेंटम आज के कारोबार में देखने को मिल रहा है। स्पेशली न्यू इंडिया एश्योरेंस 5% ऊपर, जीआईसी 8.5% ऊपर, आईसीसी प्रूडेंशियल में भी 0.25% की तेजी देखने को मिल रही है। इसके अलावा दिखाते हैं आईटी स्टॉक्स, टाटा एलेक्सी 3% का उछाल, एम्फोसिस में 3.5% का मूव, 4.5% ऊपर कोफोर्ज है, न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर में 0.3% की तेजी देखने को मिल रही है आज के कारोबार में। दिखाते हैं आपको फार्मा स्टॉक्स, वॉकहार्ट 13% का उछाल, मार्क्संस फार्मा 4% का उछाल, डिशमन में 4% का उछाल है, ग्लेनमार्क फार्मा 2.5% की तेजी के साथ कारोबार करते हुए आज के सेशन में। ऑयल एंड गैस पैक में ऑल इंडिया 2.5% ऊपर है, आईओसी एचपीसीएल बीपीसीएल में 2.5% तक की तेजी आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। साथ ही एनबीएफसीज में सिलेक्ट स्टॉक्स में बाइंग है। मनप्पुरम फाइनेंस तो अर्निंग्स के बाद से, इनफैक्ट अर्निंग्स से पहले ही इसमें मोमेंटम बनना शुरू हो गया था और बाइंग एक्सटेंड हो रही है रिजल्ट्स आने के बावजूद भी। नंबर्स अच्छे, मैनेजमेंट की कमेंट्री अच्छी। जीआईसी हाउसिंग 2% ऊपर, आईबी हाउसिंग 1.5% ऊपर है, एमएस फाइनेंशियल में भी 0.2% का मूव है। कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स देखेंगे तो डिक्सन टेक 3.5% का उछाल, वीआईपी इंडस्ट्रीज में 0.2% का मूव, ब्लू स्टार क्रॉम्पटन में 1.5% तक की तेजी है। रियल्टी स्टॉक शोभा 3.5% ऊपर, रियल्टी 0.2% ऊपर है। प्रेस्टीज और लोधा में भी 1.5% की तेजी देखने को मिल रही है। सेलेक्ट स्टॉक्स जो दबाव में है उसमें सुप्रीम इंडस्ट्रीज 2% नीचे, यूनियन बैंक 2% नीचे है, क्लोजर टू 2% के लॉस बेयर क्रॉप साइंस में देखने को मिल रहे हैं। सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन 1.5% के नुकसान के साथ कारोबार करते हुए आज के सेशन में। तो ये रहा फिलहाल मिड कैप्स का हाल जो आपकी स्क्रीन पर है। लेकिन फिलहाल बात करेंगे बजाज फाइनेंस की, और बजाज फाइनेंस के खिलाफ आरबीआई ने कड़ा एक्शन लिया है। कंपनी के 2 प्रोडक्ट ई कॉम और इंस्टा ईएमआई कार्ड के जरिए लोन देने पर रोक लगाती है। आरबीआई का कहना है कि कंपनी गाइडलाइंस का पालन नहीं किया है। कंपनी ने क्या डिटेल्स हैं इस खबर से जुड़ी हुई, ब्रोकरेज हाउसेज अब क्या व्यू लेकर चल रहे हैं स्टॉक पर, इन सब बातों को समझते हैं और जानते हैं कि यहाँ से क्या आउटलुक निकल कर आ रहा है स्टॉक पर। हर्षदा सावंत हमारे साथ मौजूद हैं। हर्षदा बताइए। बजाज फाइनेंस के स्टॉक में हमने देखा है शुरुआती गिरावट के बाद रिकवरी जरूर देखने को मिली है, लेकिन आरबीआई जब भी कोई एक्शन लेता है उसको बाजार सीरियसली लेता है। आरबीआई का एक्शन कितना असरदार रहेगा उस पर हमारी नजरें रहेंगी। 2 इनके प्रोडक्ट्स हैं जिस पर आरबीआई ने पाबंदी लगा दी है, ई कॉम और साथ ही साथ इंस्टा ईएमआई कार्ड, जो लार्जली डिजिटल लेंडिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। डिजिटल लेंडिंग की गाइडलाइंस जो दरअसल आरबीआई ने सितंबर पिछले साल लागू की थी उसका उल्लंघन किया गया है। आरबीआई कहता है इस यहां पर की फैक्ट स्टेटमेंट्स बजाज फाइनेंस नहीं दे रहा था। बजाज फाइनेंस का मानना है अब से वो की फैक्ट स्टेटमेंट्स शुरू कर चुके हैं और आरबीआई ने जो भी आपत्तियां सामने उठाई है उस पर वो काम करना शुरू करेंगे। लेकिन ब्रोकरेजेस इसे कैसे देख रहे हैं? मक्वायरी ने इनफैक्ट एक रिपोर्ट निकाली, उसमें मक्वायरी का कहना है कि सेकंड क्वार्टर में कंपनी ने करीब 35 लाख नए कस्टमर्स जोड़े। इन 35 लाख नए कस्टमर्स में डिजिटली ईएमआई कार्ड्स के साथ करीब 6 लाख कस्टमर्स जुड़ते हुए दिखाई दिए हैं, यानी कि 19% कस्टमर्स ईएमआई कार्ड्स वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आते हुए दिखाई दिए हैं। अब ईएमआई कार्ड्स का जो फ्रेंचाइजी है वो 4.2 करोड़ का है। यहां पर आपने ध्यान देना है कि डिजिटली जो कार्ड्स ये यूज कर रहे हैं वो बेस नियरली 42 लाख का है, यानी कि नियरली 10% बिजनेस डिजिटल फ्रंट पर ही आता हुआ दिखाई दे सकता है। अब नॉर्मली इस तरह के मामलों को सुलझने में 12 से 18 महीने लगते हैं, लेकिन मक्वायरी को लग रहा है क्योंकि इन्होंने की स्टेटमेंट्स अब जारी करना शुरू कर दिया है तो 1 साल के अंदर ही यह मामला सुलझता हुआ दिखाई दे सकता है। यह मक्वायरी की राय है। सीएलएसए की राय भी यहां पर उभर कर आई है। सीएलएसए ने भी कहा है कि देखिए आरबीआई प्रोडक्ट के डिस्पोजल पर जो रोक लगी है उसका इंपैक्ट आएगा जब तक ये रोक जारी है। ऐसी स्थिति में जब तक ये बैन लगा हुआ इन प्रोडक्ट्स पर मुनाफे पर इसका 6% तक का इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ जेफरीज इतना चिंतित नहीं है। जेफरीज का मानना है कि ओवरऑल इनके जो कस्टमर बेस है उस पर बहुत कम असर आता हुआ दिखाई देगा। लार्जली देखिए ईएमआई कार्ड में कुल क्लाइंट बेस का हिस्सा सिर्फ 5% का है और कुल डिसबर्सल में हिस्सा जेफरीज के मुताबिक सिर्फ 0.2% का है, तो एक बहुत ही माइन्यूट इंपैक्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है। इन सभी ब्रोकरेजेस ने अपनी राय तो सामने रखी है, लेकिन अगर आप रेटिंग और
टारगेट के लिहाज से देखें तो CLSA कह रहा है बाय अभी भी करेंगे, 9500 का टारगेट है। जेफरीज बाय साइड पर है, 9470 का टारगेट, और मक्वायरी आउट परफॉर्मर की रेटिंग दे रहा है, 9190 का टारगेट इन्होंने दिया है। कुछ समय के लिए दिक्कत हो सकती है, लेकिन इसका बड़ा फाइनेंशियल इंपैक्ट नहीं आएगा, यही ब्रोकरेजेस कह रहे हैं। तो बड़ा फाइनेंशियल इंपैक्ट नहीं आएगा और यही कारण है स्टॉक थोड़ा से प्रेशर के साथ कल बंद हुआ था। हमने सुबह शुरुआत भी थोड़ी सी धीमी देखी थी, लेकिन एक अच्छी रिकवरी अब स्टॉक में देखने को मिल रही है क्योंकि ब्रोकरेज हाउसेस का व्यू अभी भी बुलिश है। एक टेक्निकल कमेंट भी ले लेते हैं चार्ट्स के बेसिस पर जतिन की तरफ से। जतिन, बताइए क्या रहा है आपकी नियर टर्म पर्सपेक्टिव से बजाज फाइनेंस पर? आज का जो गैप डाउन हुआ था वो एग्जैक्टली अपने 200 डे पे हुआ था। 6900 जहाँ पे 6950 ये रेंज में हुआ था मेरे को लगता है ओपनिंग, और वहाँ पे 200 डे एवरेज है। तो मेरे को लगता है कि लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे आ गया है। और यहाँ पे जो भी आई थिंक जो न्यूज थी वो बैड न्यूज थी वो अभी डिस्काउंट हो चुकी है। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे अक्यूमुलेशन करने में कोई हर्ज नहीं है। मेरे को लगता है कि एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे आया है, तो डेफिनेटली एक बाई की सलाह रहेगी फ्रॉम करंट मार्केट लेवल्स। ओके, चलिए, खरीदारी की सलाह है बजाज फाइनेंस में मौजूदा स्तरों से भी। लेकिन एक और खबर की ओर रुख करते हैं। OneWeb 24 नवंबर को गुजरात के मेहसाना में देश के पहले सैटेलाइट लैंडिंग स्टेशन की शुरुआत कर सकती है। लैंडिंग स्टेशन की शुरुआत के बाद कंपनी पूरे देश में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाओं का ट्रायल शुरू करेगी। इसी खबर पर और डिटेल्स के साथ असीम मनचंदा हमारे साथ कनेक्टेड है। असीम, बताइए क्या डिटेल्स? देखिए, देश जो है सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाओं की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। भारतीय बैक्ड OneWeb जो है वो 24 नवंबर को गुजरात के मेहसाना में सैटेलाइट लैंडिंग गेटवे स्टेशन की शुरुआत कर सकती है। इसके जरिए कंपनी पूरे देश के अंदर सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाएं देने का ट्रायल करेगी। खासतौर पर कि दूरसंचार विभाग ने कंपनी को GMPCS, VSAT और ISP लाइसेंस तीनों दे दिए। कंपनी को ट्रायल करने के लिए स्पेक्ट्रम भी दे दिया गया है। कंपनी को इसरो की तरफ से मार्केटिंग राइट और मार्केटिंग एक्सेस भी मिल चुका है। अब कंपनी इस तरह अपना ट्रायल जो है बहुत जल्दी शुरू करने वाली है। इस लैंडिंग गेटवे स्टेशन से कंपनी करीबन 15 से 20 राज्यों को अपनी सर्विसेज दे सकती है। खास कंपनी के सामने दिक्कत नहीं है, बस सिर्फ अब कंपनी को सरकार से स्पेक्ट्रम मिलने का इंतजार है। जनवरी में सरकार सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी करेगी। उस नीलामी में स्पेक्ट्रम लेने के बाद कंपनी पूरे देश में कमर्शियल ब्रॉडबैंड सेवाएं की शुरुआत कर सकती है। खासतौर पर कमर्शियल ब्रॉडबैंड सेवाओं से आप जंगल, जमीन, पानी में या समुद्र में या दूर दराज के जो भी इलाके वहां पर आसानी से आप सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज पहुंचा सकते हैं। तो बहुत जल्दी भारत में अब सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाओं की शुरुआत होने वाली है। शुक्रिया आपका सीमी डिटेल्स बताने के लिए। तो ब्रॉडबैंड सेवाओं की शुरुआत जल्द होगी और कंपनी को जो रेस्पेक्टिव लाइसेंस हैं वो भी मिल चुके हैं। चलिए, तो रहा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त भी हो गया है। ब्रेक के उस पर कुछ और स्टॉक्स पर करेंगे बातचीत। आप देखते रहिए मिड कैप मंत्रा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और कुछ और खबरों की ओर रुख करते हैं। और प्ले वर्ल्ड मिल्क बनाने वाली कंपनी को GST के मोर्चे पर राहत मिली है और अब प्ले वर्ल्ड मिल्क पर 12% GST की बजाय 5% GST देना होगा। मद्रास हाई कोर्ट ने फ्लेवर्ड मिल्क पर GST घटाने का आदेश दिया है। क्या है पूरी खबर फ्लेवर्ड मिल्क से जुड़ी हुई है, बताने के लिए आलोक प्रियदर्शी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आलोक, बताइए फ्लेवर्ड मिल्क को लेकर क्या तैयारी है सरकार की GST फ्रंट पर? देखिए, जो फ्लेवर्ड मिल्क है उसको लेकर विवाद था सरकार और कंपनियों के बीच में, और लिहाजा ये जो मामला है मद्रास हाई कोर्ट पहुंचा और वहां से जो फ्लेवर्ड मिल्क बनाने वाली कंपनी है, खासतौर से जो पिटिशनर थी पार्लो एग्रो प्राइवेट लिमिटेड, उसको बड़ी राहत ये मिली है कि जो 12% की GST डिमांड GST डिपार्टमेंट कर रहा था उसकी जगह पर सिर्फ 5% ही GST देने पर फैसला हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्लेवर्ड मिल्क जितने भी पैकेज्ड फॉर्मेट में आते हैं उनकी कीमतें घट सकती हैं और साथ ही साथ कंपनियों पर जो एक टैक्स लायबिलिटी होती है, GST लायबिलिटी थी, वो भी कमी आएगी। दरअसल कोर्ट ने ये कहा कि GST काउंसिल से फ्लेवर्ड मिल्क की जो कैटेगरी तय करते वक्त, क्लासिफिकेशन करते वक्त गलती हुई है, क्योंकि इसको नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस के कैटेगरी में रख दिया गया था जो कि 12% इस पर लगता है, जबकि असल में ये डेयरी बेस्ड प्रोडक्ट है और ये चूंकि पैकेट में है लिहाजा इस पर 5% GST बनता है। क्योंकि आपको पता होगा कि जो भी डेयरी बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं उस पर जीरो GST लगता है, लेकिन पैकेज में होने की वजह से 5% GST ये फैसला GST काउंसिल ने दिया था। तो ऐसे में जो भी फ्लेवर्ड मिल्क है उसको नॉन अल्कोहलिक बेवरेज की कैटेगरी
कैटेगरी में रखना गलत है, इसकी क्लासिफिकेशन की गलती है, लिहाजा इसे अब 5% की कैटेगरी में ही रखना बिल्कुल जरूरी होगा। यही फैसला कोर्ट की तरफ से आया। तो इसकी वजह से जो पार्ले एग्रो कंपनी है उसको काफी फायदा हुआ है, और इसके साथ साथ जितनी और भी कंपनियां हैं जो कि फ्लेवर्ड मिल्क बनाती हैं, चाहे उसमें नेस्ले हो चाहे अमूल हो, इन सभी कंपनियों को इसका फायदा मिलेगा इस फैसले का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पहले ही इस चीज को लेकर फैसला हो चुका है कि जीएसटी काउंसिल के जो फैसले होते हैं वो बाइंडिंग स्टेट्स पर नहीं होते हैं। लिहाजा इसी पर आधार बनाते हुए ये कोर्ट की तरफ से फैसला आया है, और जो भी अब फ्लेवर्ड मिल्क बनाने वाली कंपनी है होगी उसको 5% ही जो पैक्ड मिल्क होगा उस पर जीएसटी चुकाना होगा। ओके, शुक्रिया आपका आलोक ये डिटेल्स बताने के लिए। तो ये खबर फ्लेवर्ड मिल्क से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ और स्टॉक्स पे राय ले लेते हैं, और स्टॉक्स आपको काफी सारे मिलेंगे आज, स्पेशली आईटी पॉकेट से जो काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। एक स्टॉक पे राय ले लेते हैं, वो है कोफोर्ज का। स्टॉक ऑलरेडी 5% ऊपर है, 5605 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। आईटी में क्योंकि एक्शन है, वो एक्शन और बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, तो जान लेते हैं जिन भी ट्रेडर्स के पास पोजीशन हो वो अब नेक्स्ट क्या कर सकते हैं। क्या राय अब इन तरह से कोफोर्ज पर या आईटी पैक से कोई ट्रेड अभी ऐसा लग रहा है जहां पर नई एंट्री ली जा सकती है जतिन? देखिए, इन पर्टिकुलर अगर जो कोफोर्ज की बात करूं तो उसका रेजिस्टेंस अराउंड 5763 के तकरीबन आ रहा है, जो उसका प्रीवियस स्विंग हाई था। तो मेरे को लगता है कि कंसीडरिंग के कल और आज के ट्रेडिंग सेशन में एक शार्प रनअप देखने मिला है, तो करंट लेवल्स पे तो एंट्री मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन जिनके पास है वो 5763 के टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं, और जो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है और अराउंड 5540 का लगा के होल्ड कर सकते हैं। ओके, चलिए राय रही कोफोर्ज पर। आगे बढ़ेंगे और क्लैडर मोवन का अपडेट लेकर आते हैं। इस हफ्ते मुकाबला चल रहा है इक्विनॉक्स के पंकज रांदड़, एंजल ब्रोकिंग के समीप चवानो, वेवस्ट्रैटेजी.com के आशीष क्याल के बीच में। फटाफट से दिखाते हैं अपडेट। पंकज के पोर्टफोलियो में है सिटी यूनियन बैंक, एक ट्रेड ऐड कर रहे हैं जो 147.60 पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है, लेकिन 158 के लाइकली टारगेट्स के लिए खरीदारी की सलाह है। 139 का स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। आशीष क्याल का पोर्टफोलियो अपडेट दिखाते हैं। यूनो मिंडा एक ट्रेड इनके पोर्टफोलियो में शामिल था, यहाँ से इन्होंने प्रॉफिट्स बुक किए हैं 641 पर। हालांकि इनकी खरीदारी की कॉल थी 702 के लक्ष्य के लिए, लेकिन यहां से इन्होंने एग्जिट किया है। एक और ट्रेड दिखाते हैं, वो है इंटेलेक्ट डिजाइन का आशीष क्याल के पोर्टफोलियो से, जहां से इन्होंने एग्जिट लिया है। प्रॉफिट्स बुक किए हैं क्लोजर टू 700 के लेवल्स पर। फिलहाल 692 पर ट्रेड करा है, 755 के ऑल्दो इनके लक्ष्य थे। ये रहे पोर्टफोलियो अपडेट। अब दिखाते हैं आपको रिटर्न की स्थिति मुनाफे के मीटर में, और मुनाफे के मीटर में फिलहाल कल तक हमने देखा था कि अच्छी लीड बनाई हुई थी आशीष और पंकज ने। सिमिलर रुझान फिलहाल बना हुआ है। आशीष पहले पायदान पर 6% प्लस के रिटर्न्स के साथ 5.5% के रिटर्न्स पंकज का पोर्टफोलियो दे रहा है, और सुमित चौहान का पोर्टफोलियो -7% के रिटर्न्स लैंड कर रहा है। ये तो रहा मिड कैप मंत्रा से क्लैडर मोवन का अपडेट। इसी के साथ इस शो में इतना ही। ब्रेक पर अब देखिए न्यूयॉर्क कंपनी में आज हम बातचीत करेंगे सिटी यूनियन बैंक के एन कामाकोडी से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।